तो गाइज आज हमारा सेकंड वीडियो घटना चक्र साइंस की सीरीज़ का। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्ज़ाम ज़िला पे। आज हम पढ़ेंगे अपना थर्ड टॉपिक मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहला टेबल जो है हमारा उसमें डिफरेंसेस बताए गए हैं। वेट में और मास में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वेट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, क्योंकि इसमें जी कांस्टेंट ग्रेविटेशन का भी यूज, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूज होता है। ठीक है, जैसे कि जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, लो होगी, वहां पे क्या होगा, वेट कम होगा। एग्जाम्पल मून, मून पे 1/6 होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जितना भी वेट होगा वो 1/6 पार्ट कम हो जाएगा। सेम टू सेम क्या होता है, मास होता है। मास इज जनरली क्या, जो मटेरियल प्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, वही एक्चुअल मास होता है। द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर मटेरियल जो मैटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वही एक्चुअल मास होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है एट एवरी प्लेस। इसका यूनिट क्या है, ग्राम है, किलोग्राम है, और वेट का क्या है, न्यूटन है। ठीक, अनदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात चल रही है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं। हाँ, इसकी हम लोग फॉर्मूलाज देखते चलेंगे, क्या पता कभी भी फॉर्मूले पूछ लें। नीचे देखेंगे पीवाईक्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें हमारे फॉर्मूला का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो हम देखते हुए चलेंगे फॉर्मूला भी, और रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके साथ में तो पहला क्या है, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सेलरेशन का क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगी तब तक के लिए वो मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द टू वेरिएबल्स। एक उसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है और मास क्या है। इसका फॉर्मूला देखते हैं, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक, थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं हमारा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इजीएस्ट लॉ है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इसका सेकेंड नेम क्या होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब ये मत सोचिएगा कि खाली डायरेक्ट मोमेंटम पूछ लेंगे आपको, ऐसी इक्वेशंस दे सकते हैं जिसमें मास की वैल्यू पूछ सकते हैं, तो आपको मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी करके करना होगा, या तो वेलोसिटी अपॉन मोमेंटम। वो आपको इंस्टेंटली देखना पड़ेगा कि कैसे आपको फर्दर जाना। अब फोर्स देख लेते हैं, फोर्स क्या होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं, सॉरी फोर्स बता रहा हूं मैं। फोर्स भी इनडायरेक्टली रेट चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन से भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला है वर्क क्या होता है। वर्क होता है, द वर्क इज सेड टू बी डन इफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे वहां पे अगर जो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, तभी क्या होगा, वर्क डन होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, समझ गए। पावर देख लेते हैं, पावर क्या है, द रेट चेंज ऑफ डूइंग वर्क। ये आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा मे बी, बट वहाँ पे ऐसे क्रिटिकल ऑप्शन दे देते हैं जिससे काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है,
पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वॉट होता है। ये हम लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस कर रखा है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एसआई यूनिट जूल होता है। ऊपर हम लोगों ने यूनिट्स का हमने सॉल्व किया था बहुत सारे क्वेश्चंस, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगला क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। एक बार रिवाइज ही हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो जहाँ पे ग्रेविटी लगेगी वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे हमने मास का देखा था, मास मून पे भी चेंज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मून पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको आप रिलेट करके पढ़ते रहिए, तभी हो पाएगा। अभी काइनेटिक एनर्जी का हम एक बार पढ़ लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इट पॉजेस ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तभी काइनेटिक एनर्जी। और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब पोजीशन कब होता है, क्या रेस्ट में होता है, ठीक है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है वहां से पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट होती है। अगला हम टेबल पे आ जाते हैं, अपना टेबल भी देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टोटल इस सीरीज में हमें कितने सॉल्व करने हैं, 30,000 प्लस क्वेश्चंस कर रहे हैं पूरी सीरीज में, जिसमें पॉलिटी आएगी, अपनी साइंस चल रही है, जियोग्राफी है, फर्दर जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा हमारा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय अपरेटस, मतलब कौन कौन से अपरेटस या आर्टिकल्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, मशीन्स होंगी जो एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। जैसे कि डायनामो का काम क्या होता है, डायनामो का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करती है। माइक्रोफोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ या फिर आप लोग यूज़ करते होंगे, वो क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, साउंड एनर्जी में, तेज आवाज़ आती है ना। सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। ट्यूबलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी में करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी में करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल्स क्या करती हैं, केमिकल होता है ना, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेंगी। कैंडल क्या करेगी, कैंडल में केमिकल एनर्जी, वैक्स होता है ना केमिकल, एनर्जी को क्या करेगी, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में करेंगे। सितार का काम क्या होगा, सितार क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। अब नोट देख लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसको राइट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फर्दर क्वेश्चंस पे आ गए। अब हम देखिएगा, हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया, थोड़ा बैकग्राउंड और बाकी चीज़ों के बारे में जाना। अब देखिए क्वेश्चन कितने इजी हो जाएंगे, पीवाईक्यूज इतने टफ नहीं आते। देखते हैं फर्स्ट पीवाईक्यू क्या है हमारा। सिंपल मशीन का क्या काम होगा, आप सोचिए। सिंपल मशीन क्या करेगा, सेम अमाउंट ऑफ वर्क को क्या कर देगा, कम फोर्स में हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे सिंपल मशीन के एग्जांपल क्या होंगे, व्हील होगा, स्क्रू होगा, पुली होगा, इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, ये सिंपल मशीन्स में आते हैं। ये हमारे काम को बहुत ही ईजी कर देते हैं, थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है बस। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ बैलेंस। सेंसिटिव बैलेंस है, मतलब हल्का सा भी कुछ चेंज हुआ तुरंत पता लगेगा। तो इनहेल करेगा, एयर का हल्का फुल्का वेट तो होगा ही ना। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या होगा, रीडिंग विल क्या करेंगी, रीडिंग्स इंक्रीज करेंगी। देख लेते हैं, द रीडिंग ऑफ बैलेंस इंक्रीज इफ अ पर्सन इनहेल्स डीपली। 1 लीटर ऑफ एयर वेट्स अराउंड 1.22 ग्राम्स। समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर पता होगा, वेक्टर में क्या होता है हमारे पास, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। स्केलर में क्या होता है,
स्केलर में हमारे पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी पूछ लिया तो वॉल्यूम होगी, बाकी ये सारी भी याद रखना, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये क्या है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। आगे के क्वेश्चंस में आएंगे, देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर से आ गया। इसमें क्या, डिस्प्लेसमेंट, वहां पे नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे नॉट अ क्या है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी पूछी, वहां पे पूछा था नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे फिर से पूछ लिया। स्पीड, पहले ही हम ऊपर देख चुके हैं, स्पीड ही होगा इसका आंसर। आगे के भी देख लेते हैं, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे का क्या है, टॉर्क भी है, टॉर्क भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, पीछे देखा था हमने, मतलब स्पीड हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बट ये याद कर लेना आप, वेलोसिटी टॉर्क डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टॉर्क डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टॉर्क डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। वी से वेलोसिटी, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी पूछ लिया। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, फोर्स भी है क्या, वेक्टर, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी हमने देखा था वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है, ठीक है। रिवाइज करवा रहा हूं आपको, फोर्स जो है वो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर यही सब चल रहा है। एक चार्ट आप बना लीजिए प्रॉपरली, और जो मेजर यहाँ से क्वेश्चंस आए यही रिपीट होंगे, कुछ अलग से नहीं आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके बॉक्सेस में है, टॉर्क पूछ लेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, यही सारी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। और देखिए पहले, अभी देखिए 2019 के PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये फिर से रिपीट हो सकता है, इसके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, ईजी क्वेश्चंस लोग बहुत गलत कर देते हैं, यही सारे ईजी क्वेश्चंस होते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी पूछ लिया, फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बताइए, प्रेशर होता है, नहीं, अभी पढ़ा स्केलर, हमने क्या पढ़ा, स्केलर पढ़ा ना ऊपर। वर्क भी क्या है, वर्क भी नहीं आएगा, एनर्जी भी नहीं आएगा। मोमेंटम होता है हमारा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बार इसे लिस्ट बना ली, बात खत्म। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इनटू वेलोसिटी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोमेंटम का पढ़ा था, मोमेंटम एंड वेलोसिटी का रेशियो बोल रहे हैं। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का था मास इनटू वेलोसिटी। तो अभी हम देख लेंगे इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्सचेंज हो गया ना, यहाँ से वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, मास की वैल्यू से ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब देखते, फोर्स, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल फॉर्मूला, मैंने आपको ऊपर फॉर्मूले इसीलिए बताए थे क्योंकि PYQ में डायरेक्ट फॉर्मूले भी आते हैं। 2001 का क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा नहीं रिपीट होगा, आराम से कभी भी आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग गलत कर देंगे। मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखते हैं हम, एनर्जी कंजर्वेशन मींस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सबको पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, ठीक है। स्टोर्ड सोलर एनर्जी मतलब इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी से ही स्पायर होती हैं, जो सारी जितनी भी एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी का मेजर रोल होता है। आगे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम, अच्छा जो सोलर से नहीं है इन ऑप्शंस में से वो बतानी है मैं। तो देखेंगे, न्यूक्लियर नहीं है, जियोथर्मल नहीं है, बायोमास एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, ठीक है। बायोमास क्या होता है, जो एक्चुअल मैटर होता है किसी लिविंग या नॉन लिविंग बॉडी के अंदर, तो उसका एक्चुअल मास मैटर होता है ना, वही होता है। और विंड, विंड भी, विंड कैसे करेगी, अब आप बोलेंगे विंड कैसे करेगी, रिलेट करेगी, विंड का मूवमेंट ही प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, जो कि टेम्परेचर से रिलेट करता है, टेम्परेचर सन सन समहाउ इफेक्ट करता है उसको, तो विंड भी इस कैटेगरी में आ जाएगी इनडायरेक्टली, है ना। देख लेते, देखना क्या है, वही लिखा हुआ है, जियोथर्मल एनर्जी इज हीट दैट जनरेटेड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से जनरेट हो जाती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके से हो जाता है, रेडियो एक्टिव एनर्जी जनरेट होती है, इन सब चीज़ों के बारे में ही लिखा है, इजी है। आगे देखते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 13th क्वेश्चन है हमारा।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द एनर्जी ऑफ विंड इज, क्या है एनर्जी ऑफ विंड? काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको बताया था जो एनर्जी किसी मूवमेंट या मोशन की वजह से होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ये देखते हैं, ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी, मूविंग थिंग्स आ गया। इट इज अ एनर्जी पॉजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट, ठीक। विंड मूवमेंट ही होता है उसमें, ठीक है, विंड में मूव। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इजी। विंड में इसमें क्या होता है, कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, विंड फ्लो करती है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी से यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, द टर्म विंड एनर्जी और विंड पावर डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच द विंड इज यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। विंड टर्बाइंस कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड्स इनटू मैकेनिकल पावर, ठीक है, वही है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी changes involves फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व करेगा, इसका पहला ही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। जब मोशन में होती है कोई चीज़ है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। अगला क्या है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना, इजी होते हैं, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन हमें पता हो, बाकी चीज़ें हमें हो जाएगा, ठीक है। पहला ही देख लेते हैं, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में होगा? सोलर सेल करेंगी ये, इसमें देखते हैं, सोलर सेल है ना, सोलर सेल में कन्वर्ट करेगी। इलेक्ट्रिक टू साउंड एनर्जी कौन करेगा? अभी पढ़ा था हमने, कौन? लाउड स्पीकर पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस में कुछ मैच कर रहे हैं, फर्स्ट का 4 है, सेकंड का 3rd, हाँ बी ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। अब मास टू हीट भी देख लेते हैं, मास टू हीट कौन करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर करता है। केमिकल टू हीट एंड लाइट एनर्जी कौन करेगा? जब कंबशन फ्यूल हम यूज करते हैं वो क्या होता है? केमिकल ही तो होता है। विच इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन द स्पीड? गैलीलियो ने किया था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, और 22 में आया हुआ है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए कहीं पे। गैलीलियो ने डिस्कवर किया था स्पीड। इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली इज यूजुअली क्रेडिटेड विद being the first to measure the speed by considering the distance covered and the time it takes, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसे बोलते हैं? मैंने जब पढ़ाया था न्यूटन तीनों लॉ पर बताया था आपको, लॉ ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? Also known as law of inertia, it states that if an object is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remains at rest or keep moving in a straight line at a constant speed unless acted upon by a अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा ऑब्जेक्ट, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स उसके लिए, ठीक है। As the train starts moving, the head of passenger sitting inside leans backward. जब ट्रेन हमारी मूव करती है, छुक छुक गाड़ी, तो जो पैसेंजर्स यहाँ पे बैठे होते हैं उनका सर पीछे को जाता है, पैसेंजर का सर पीछे को जाता है, क्यों? लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ना इसका, इनर्शिया का जो लॉ होता है वही अप्लाई होता है। और यहाँ पे क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेट करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समटाइम्स रिफर्स टू एज लॉ ऑफ इनर्शिया विच स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट इन and in motion remains in motion with same speed and same direction unless acted upon by the external force, ठीक। when suddenly starts, जब when train suddenly starts, the passenger tends to fall backward. This is because the lower part of body which is in contact with the train begins to move while the upper part of body tends to remain in position। जैसे कि एक कोई पर्सन है सीट पे बैठा हुआ है, जैसे ये कोई पर्सन है ऐसे सीट पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो लोअर पार्ट होगा ये सीट पे टच होगा, बट जो अपर पार्ट होगा ये
कहीं से इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा पीछे से, तो ये मूव नहीं करेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा, मूवमेंट अगर जो आगे को तो बैकवर्ड की तरफ जाएगा, वही एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। एज अ रिजल्ट द अपर पार्ट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। आप लोगों ने भी बहुत नोटिस किया होगा, जब बाइक का एक्सेलरेटर हम दे देते हैं, अचानक से बाइक आगे को जाती है तो हम लोग पीछे को धक्का लगता है, कई बार हम लोग नीचे गिर जाते हैं। स्कूटीज पे आपने बहुत सारी वायरल रील्स वगैरह भी देखी होंगी। तो हाँ बिल्कुल, वहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया का वर्क करता, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही होती है, न्यूटन। ठीक है, अब बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स शार्प टर्न टू द राइट साइड सडनली, मतलब राइट साइड टर्न ले रही है, एक बस मूव कर रही है, वो राइट साइड टर्न लेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड में लीन हो जाएंगे ना। तो द पैसेंजर सिटिंग इन द बस विल क्या हुआ, बेंड टूवर्ड लेफ्ट, अपोजिट साइड में। यहाँ पर भी लॉ ऑफ इनर्शिया का ही है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया से की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और अगर जो इनर्शिया के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं तो कई बार ऐसा होता है जब हम लोग आम तोड़ते हैं, तो जब आम की जगह उसके ब्रांचेस पे लगता है, कुछ फेंकते हैं तो स्टोन वगैरह, तो जो मैंगो होता है वो रेस्ट पोजीशन पे रहता है और उसकी ब्रांच अप डाउन करती है, तो रेस्ट पोजीशन ब्रांच अप डाउन करेगी तो झटके से टूट जाता है। कभी कभार हम लोग अपनी चादर वगैरह, मैट्स वगैरह को झाड़ते हैं, तो जो उसमें क्या पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन में होते हैं, बाकी जो हमारी चादर या फिर मैट होती है वो क्या हो जाती है, मोशन में आ जाती है, तो पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, वो उस साइड से निकल। तो ये सारे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बेसिकली ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, कभी भी कोई भी किसी भी एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं। तो बस यही एग्जाम्पल्स नहीं, ये जो मैंने बताया इनको भी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला क्या है, स्टैटिक साइंस। अब स्टैटिक की बात आ गई, स्टैटिक साइंस मतलब स्टैटिक कुछ रुका हुआ होगा, रुका हुआ, ठीक है, स्टैटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिचुएशन ऑफ रेस्ट आ जाएगी ऑप्शन बी। इतना घबराने की जरूरत नहीं, देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, फिर उसके बाद क्वेश्चंस किए, तो कुछ लग ही नहीं रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हो, कुछ भी आपको इसमें चेंजेस कराने हैं वॉइस से रिलेटेड, या फिर मैंने कहीं पे कुछ गलती कर दी है, कुछ गलत पढ़ा दिया है, तो आप लोग फ्रीली कमेंट कर सकते हो। मैं सारे कमेंट को लाइन बाय लाइन जाके वहाँ पे उसको सुधार करूँगा, जो उसका सही मतलब होगा या फिर जो उसका फैक्ट्स करेक्ट कर दूंगा आपका, ठीक है। गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी रिकॉर्डिंग में, ठीक है। हमारा 22वां क्वेश्चन कौन सा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय विशलिंग। अच्छा, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा हुआ है और अगर जो सीटी मारता है तो उसकी बॉडी, हाँ ठीक है, मान लिया एयर फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। मोमेंटम एक्सटर्नल, ये भी सही है, बट मोमेंटम का इससे क्या रिलेशन है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं इसका। द फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। आइडियल कंडीशन की बात कर दी, कोई किसी तरीके का फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। वाइल विस्लिंग अ मैन यूज हिज ब्रेथ एज अ propellant to propel himself, and momentum is the property that a moving object has due to its mass and motion. Hence there is no external force applied on any moving object, its momentum cannot change। जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, देख सकते हैं आप, मोमेंटम वाला लगा हुआ है, ठीक है। अगला क्या है हमारा 23rd, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन अ रोड बिकॉज। अच्छा, आइस तो फ्रिक्शन कम होगा, सिंपल कंसेप्ट है फ्रिक्शन। कई बार हम लोग जब हैवी रेन होती है, हम लोग बाहर निकलते हैं, पार्क्स में निकलते हैं, रोडों पे घूमते हैं चप्पल पहन के, स्लीपर्स वगैरह में, जैसा कि तो देखेंगे आप लोग जनरली बारिश वाले दिन जब रोड्स पे हम निकलेंगे वो रफ होती है ना, तो उसमें हम नहीं फिसलते, बट जो घर का फ्लोर हम एंटर करते हैं वहाँ पे बहुत लोग गिरते हैं। तो उसका यही होता है ना, वो फ्लोर टाइलिंग होती है, वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, पानी की वजह से रिड्यूस हो जाता है, तो अच्छे से ग्रिप नहीं बनती। तो वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइस पे क्या होता है, आइस पे लेस फ्रिक्शन होता है अकॉर्डिंग टू रोड। ये मैं आपको बेसिक रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप याद रखें,
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे घटना चक्र, एक बार पढ़ें उसके बाद उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से रिवाइज कर हो जाएगा साथ में ही। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, चूज द करेक्ट कंक्लूजन, करेक्ट कंक्लूजन चूज करना है हमें। इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज़ टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग, ठीक है ठीक है, स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ड वन हैज़ टू पुश हार्डर, अच्छा मतलब कोई रुकी हुई ऑब्जेक्ट, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक एसएफ जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, वही कंसेप्ट यहाँ पे फ्रिक्शन का लग गया। ऑप्शन देख लेते हैं, द वेट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस, कोई लेना देना नहीं, द व्हील टेंस टू स्लिप क्विकली, इससे भी कोई स्लिप्स कैसे हो जाएगा, देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस कार्ट स्टार्ट मूविंग, हाँ ये सही लग रहा है, यही ठीक, प्रैक्टिस मेक्स मैन, अरे यार ये तो अभी हमें टॉप करा देंगे ऐसे ऐसे थॉट्स लिख के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेस इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, मैंने भी बोला जब कोई चीज़ मूव करेगी उसमें कम फ्रिक्शन लग रहा होगा जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट को जब हमें मूव कराना होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अगला, गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hand backward after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper क्या करता है, मोमेंटम को डिक्रीज करता है, जो उसका इम्पैक्ट मोमेंटम होता है उसको कम करने के लिए, वो जैसे हम कैच करते हैं तो हाथ आपने देखा होगा कितने क्रिकेटर्स पीछे लेके जाते हैं, तो उसको मोमेंटम को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। 9th क्लास एनसीईआरटी का कंसेप्ट है ये, हमने सबने पढ़ रखा है। फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अब इसको क्या बोलूं मैं, आप पता ही होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, इंडिपेंडेंट मोशन, बिल्कुल नहीं, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, हाँ ये लग रहा है, बट अभी देखते हैं और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, मोर देन वन ऑफ अबव, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है जो हमें लग रहा था, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। दो तरीके की फोर्सेस होती है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपस में मैनेज करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो हमेशा सर्कुलर बाहर को लगती है और सेंट्रीफ्यूगल क्या करती है, अंदर को लगती है, ठीक है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, 2022 का सवाल है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड विल कंटिन्यू दैट मोशन अनलेस एक्टेड on by an outside forces, ठीक, this means that the circular motion can only happen if there is a center seeking force, otherwise this would just travel in a straight line, ठीक, center seeking force याद रखना, rather than the curved line in a circular path, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही जो होती वही सेंटर सीकिंग फोर्स होती, मैंने आपको भी बताया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर टुवर्ड्स सेंटर लगती है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला है, इन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट, एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम, कैसे जनरेट होती है कोरियोलिस फोर्स, आप सबको पता होगा, जब क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है, हमारी रोटेशन ऑफ अर्थ होता है तब कोरियोलिस फोर्स जनरेट होती है ना। और अगर जो आपने टेम्परेचर डिफरेंट विंड्स का कंसेप्ट पढ़ा है, तो विंड्स को नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में डाइवर्ट करेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में करेगी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट लाइक साइंस, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द कोरियोलिस फोर्स इज एन इनर्शियल फोर्स, ठीक है, दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन within a frame of reference that rotates with respect to an inertial frame, ठीक है। in popular the usage of term Coriolis force, the rotating reference frame implied in almost always the earth, अरे इतना सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, कोरियोलिस फोर्स कैसे जनरेट होगी, रोटेशन ऑफ अर्थ, और इतना अंदर तक जाएंगे भी नहीं ये लोग, ठीक है। ये देख लीजिए, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट लगती है, टू द लेफ्ट नहीं, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या लगती है, राइट साइड में डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है।
और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में मैंने बताया था राइट साइड में, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या, टुवर्ड्स लेफ्ट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, जहाँ से वो ओरिजिन होगा उसका, ठीक है। अगर जो यहाँ से होगा तो इसका राइट इधर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से होता है वो। साइकिल एंड कार यूज बॉल बेयरिंग, किस लिए, यहाँ पर भी क्या है, फ्रिक्शन का कंसेप्ट लगेगा, बॉल बेयरिंग। क्यों, द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड द एक्सेल इज रिड्यूस्ड, ठीक है, इसमें भी क्या है, रोटेशनल फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। बॉल बेयरिंग आर यूज टू कन्वर्ट द स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। रुकी हुई चीज़ को क्या करती है, बॉल बेयरिंग आपको पता होगा, एक बॉल बेयरिंग, एक बेयरिंग होता है, उसमें भी बॉल्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, कांटेक्ट को कम कर देता है और ये मूव कराने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, ठीक। इधर क्या हो जाएगा हमारा, रोटेट, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक। इफ अ पर्सन इज सिटिंग इन अ कार विच इज एट रेस्ट, ठीक है, द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट each of the four wheels of a car is R. Okay. When the car runs on a straight level road, how will the reaction at either of the four wheels vary? लेस देन आर होगा ना, मैंने बोला ना, जब रुकी हुई चीज़ होगी उस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी मूव करने में, क्योंकि उस पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। द डायनेमिक फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द एडिशन रिएक्शन एंड लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, देख रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है वो। एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड्स ऑन अ लेवल रोड, ओके, with the uniform acceleration the free surface of oil then, अच्छा, एक कोई कार है, उसमें ये कार है, ये व्हील्स हैं इसके, ठीक है, उसमें आधा ऑयल भरा हुआ, आधा ऑयल मतलब फुल नहीं है, तो जब कार मूव करेगी तो इस ऑयल का शेप क्या बनेगा, जनरली ये समझाना चाह रहे हैं, तो ये इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है, इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल विद द लार्ज डेप्थ एट द रियर एंड, विद द लार्ज डेप्थ एट द रियर एंड, वही समझा रहा हूँ, जैसे ये बॉक्स है, लार्ज डेप्थ एट द रियर एंड हो जाएगा, ठीक है, ये कार है अगर जो। नेक्स्ट क्या है, 36th क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ फोर व्हील व्हीकल मूविंग इन अ शार्प सर्कुलर पाथ, ठीक है, एट द हाई स्पीड शार्प सर्कुलर पाथ, इस पे ध्यान देना, शार्प सर्कुलर पाथ पे बात हो रही है, हाई स्पीड विल ओवरटर्न्स अबाउट इट्स आउटर व्हील, हो सकता है चांसेस, ओवरटर्न्स ये आउटवर्ड है ना, इनवर्ड नहीं हो सकता, जब आप सर्कुलर उस पे जाएंगे आप खुद उसको फील कर सकते हैं, आप बाहर की तरफ, आपको बाहर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगता है जब सर्कुलर पाथ पे हम हाई स्पीड से बाइक या कार चलाते हैं, तो इनवर्ड तो नहीं होगा, आउटवर्ड होगा, स्किड आउटवर्ड, स्किड इनवर्ड, इनवर्ड यहाँ भी नहीं हो, स्किड आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर जो हम इसको एलिमिनेट करते हैं सेकंड वाले को, यहाँ पर भी सेकंड कट गया, यहाँ पर भी सेकंड कट गया, 50-50 पे हम ऐसे ही आ जाते हैं, बट ठीक है, फोर्थ वाला भी हमें आइडिया है तो कर लेते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन है, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, टू टाइप ऑफ फोर्सेस, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अपॉन इट, एक अंदर को दूसरी बाहर को, ठीक है, as they have opposite impact thus the object remains in balance. If a four-wheeler on a circular path is moving faster than the relative speed, then it skids outward. रिलेटिव स्पीड से तेज चल रहा है तो स्किड आउट, बाहर की तरह जाएगा, बट देन द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इंश्योर्स द कार टू हैव अ कर्व्ड पाथ, अच्छा, अंदर को हेल्प करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ में। ऑन अ शार्प सर्कुलर पाथ, इफ द आउटर पोर्शन ऑफ रोड इज नॉट रेज्ड,
ये रोड्स की ये जो पोर्शन होते हैं ये रेज्ड इसीलिए होते हैं, नहीं तो यहाँ से गाड़ी क्या कर सकती है, स्किड कर सकती है। हाँ, ये हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। देन द व्हीकल विल स्किड आउटवर्ड एंड विल ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील। तो बेसिकली आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रोड्स की जो रोड्स होते हैं उनकी एजेस को हम उनमें हाइट ज़्यादा क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू मेंटेन द सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर पाथ को अच्छे तरीके से रन करने के लिए, मतलब उस पर बाइक वगैरह अगर जो चलती हैं या फिर गाड़ियाँ चलती हैं उनको प्रॉपर फ्रिक्शन मिले, प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स हो, जिससे सर्कुलर पाथ में उनको मूव करने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो देख सकते हैं उनके एजेस में, ऐसे आपको ज़्यादा याद रहेगा। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, ठीक है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू द रेस्ट पे आ जाती है, तो द बॉल स्लो टू अ स्टॉप बिकॉज, मतलब रुक क्यों जाती है थोड़ी दूर के बाद जाने के बाद, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल इन, ये क्या क्वेश्चन, द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन, इससे भी लेना देना नहीं है हमारा, इससे भी कोई रिलेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, समझ गए, फ्रिक्शनल फोर्स, फिर चाहे वो एयर से लगे या फिर ग्राउंड से लगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब हम अगले टॉपिक पे, नहीं अभी हमारे कितने क्वेश्चन बाकी हैं देख लेते हैं, 3 क्वेश्चंस बाकी देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप। ए इक्वस टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये अपने फॉर्मूले से निकलता है, वी इक्वस टू यू प्लस ए टी, इसको इंटरचेंज करके ले आते हैं, ईजी है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन कपड़े को क्या करती है, बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल अंदर की तरह, ये बाहर की तरफ फेंकती है, उसी से क्या होता है हमारे कपड़े क्लियर हो पाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, अच्छा है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स एन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट द पार्टिकल्स from a solution according to their size, shape, density, viscosity of medium, rotor speed, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। The separation of cream from milk by churning is due to the, किससे होता है, ये भी सेम कंसेप्ट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको भी हम बहुत अच्छे से करेंगे अपना चैप्टर मोशन अंडर ग्रेविटी। केपलर्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग anticipated the Newton by declaring that all things gravitate to earth। अच्छा, इसको इंडियन कौन थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने बता दिया था पहले ही अपनी किताब में ब्रह्मपुत्र सिद्धांतिका में, 7th सेंचुरी में इन्होंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, इससे इजी क्या होगा, इसाक न्यूटन। हाँ, आप क्वेश्चन क्या आ सकता है, 2010 में ये आया, अब थोड़ा एग्जाम्स का लेवल बढ़ चुका है तो ये डेट को भी मैच कराना दे सकते हैं। तो 1686 में, जैसे आपने देखा होगा 2024 का जो पीसीएस था उसमें डेट और फैक्चुअल डाटा कितना ज़्यादा था, तो अभी हमें साथ में पढ़ते पढ़ते इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो कब दिया था इन्होंने, 1687, इसाक न्यूटन ने पब्लिश्ड हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इन हिज बुक। ये भी दे सकते हैं मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, एक बुक थी जिसमें इन्होंने क्या किया था, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में इसाक न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था 1687 में। इसको कहीं लिख लीजिए आप अगर जो ऐसे याद नहीं हो रहा है। हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इजी, न्यूटन।
एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। अच्छा, सही से खड़े नहीं हो पाते, हमेशा आपने देखा होगा फ्लोट करते रहते हैं। दिस इज बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक सेकंड, इसको इरेज कर देता हूँ पहले मैं। हाँ भी ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, इट विल क्या करेगा? स्पेसशिप मूवमेंट सर्कुलर मोशन में है तो वो साथ में घूमता रहेगा, वैसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। देखते हैं। मूव अलॉन्ग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। इफ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम द ऑर्बिटिंग spaceship, it will move along with the spaceship at the same speed. कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे ही घूमता रहेगा। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट है। जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा आप देखेंगे तो वो हल्का सा टिल्ट है ऐसे, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? एकदम कंसंट्रेटेड है, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन डी, द vertical line through the center of gravity of Tower of Pisa falls within its base. Explanation में क्या है? Anything will remain stable as long as vertical line through the center of gravity fall within the base. तो यही था, within the base लाई करती है ना center of gravity, हल्का सा tilt है इधर की तरफ, within the base ही लाई करती है, इसी वजह से वो fall नहीं करता। The center of gravity at that point where the whole mass of a body is supposed to be concentrated. टिल टुडे द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टिल टुडे की बात कर रहे हैं। आगे अगर जो वो ज़्यादा लीन कर जाता है, ऐसे फॉल भी कर सकता है, टिल टुडे तक की बात कर रहे हैं, ठीक। हैज़ बीन फॉलिंग विद इन द बेस ऑफ दिस टावर, दैट्स वाई इट हैज़ नॉट फॉलन। इट इज़ बिलीव दैट व्हेन अ टावर लीन फर्दर द लाइन फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास आउट। अच्छा, कि फर्दर अगर जो वो और भी लीन किया बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही उसकी लाइन। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वर ट्वाइस व्हाट इट इज नाउ। जितना अभी है सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर जो हम इसको ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस है ना, तो ट्वाइस व्हाट इट इज नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी क्या होगा? वो 4 टाइम्स 1/4 हो जाएगा, है ना। 1/4 ऑफ व्हाट इट इज नाउ, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन्स, उसका वेट क्या रहता है? रिमेन, सेम रहता है। अब वेट की बात है तो यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो भी सेम रहता है, मास तो सेम ही रहता है, तो आइडियल कंडीशन में क्या रहेगा? किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस वगैरह किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो आइडियल कंडीशन में सेम ही रहेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन सेम बिकॉज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटी रिमेन्स अनचेंज। अब यहाँ की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी जो है 9.8 करके है और मून की कितनी है? 1/6 है ऑफ इट दिस, ठीक। तो मून पे कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हर जगह सेम होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ और रहेगा। इफ अ फेदर a rubber ball and a wooden ball are falling freely simultaneously from the same height in vacuum, वैक्यूम की बात कर दी, मतलब किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर देखा है वही यूज होगा। तो ये क्या करेंगे? साथ में आएंगे सारे के सारे। ऑल द 3 विल रीच द ग्राउंड टुगेदर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The feather, rubber ball and wooden ball will fall with the same speed and reach the ground together because there is no air resistance in vacuum. The gravitational force acts same on all object. किसी feather पे ज़्यादा लगता, wooden ball पे कम लगता। अब जब air resistance है ही नहीं तो एक ही साथ में आएंगे ये। If the pieces of equal size of wood, wax, iron falling from the same height, which one
विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट। आइडियल कंडीशन में सारे के सारे सेम टाइम पे रहेंगे, अदरवाइज आप देख लीजिए एयर फ्रिक्शन, जो भारी है जल्दी आएगा, जो कम भारी है वो लेट जाएगा, ठीक है। इन आइडियल कंडीशन क्या रहेगा, सारे के सारे सेम टाइम पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू बॉल्स ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ द सेम वेट ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट इन एयर। अच्छा, यहाँ पे वैक्यूम वैक्यूम की बात नहीं की, इन एयर की बात कर दी इन्होंने, एयर की बात कर दी, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होता है, वुडन बॉल विल फॉल लेटर। आयरन का जो होगा वो जल्दी गिरेगा और वुड का जो होगा वो बाद में गिरेगा। इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम द एयर बोथ द बॉल विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर द आयरन बॉल फॉल्स फर्स्ट of its smaller size and wood ball falls later because its larger size. The resistance from the air slow down the fall of larger thing with the same weight. So option C will be the correct answer. Two ball A and B of 10 kg and 1 kg respectively, they are dropped simultaneously from the height of 20 meter. Which of the following is correct? A will reach the ground first, B will reach the ground first, both A and B will reach the ground at the same time. आइडियल कंडीशन में क्या रहेगा, दोनों सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे आइडियल कंडीशन में, ठीक है। अगला सवाल, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। तो क्या रहेगा, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, अंडरगो अ चेंज इन देयर इनर्शिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। हैव अ सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस, ठीक है, वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है कम होती है अर्थ के अकॉर्डिंग, बट जितनी भी होती है वो भी कांस्टेंट रहती है वहाँ पर, तो सेम केस वहाँ पर भी होगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम अपना। द वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6, मैंने ऊपर बता रखा है 1/6 ऑफ अर्थ रहता, कंपेयर करते हैं, ठीक है। द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी, नहीं मून के पास ग्रेविटी है बट इतनी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रीजन फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, रीजन कहाँ पे गलत है, रीजन फॉल्स, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, द सरफेस ग्रेविटी ऑफ मून इज ओनली 1/6 ऑफ अर्थ, ठीक है। सो द वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन मून विल 1/6 ऑफ अर्थ, ठीक है। हैंस द असर्शन इज ट्रू बट रीजन, जैसे कि 60 kg अगर जो किसी का वेट है अर्थ पे, तो मून पे कितना हो जाएगा, 60 का 1/6 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 kg रह जाएगा उसका वेट। अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। द वेट ऑफ एनी बॉडी इज सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ, नहीं गलत, पोल पे अलग हो जाएगा, इक्वेटर पे अलग हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। मैक्सिमम एट पोल, हाँ ये सही है, पोल पे मैक्सिमम हो जाएगा ना, क्योंकि बल्ज है ना, नियर टू द सेंटर रहेगा तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। आगे देखते हैं। द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल, सही है, सेम कंसेप्ट पे है। सेम एट एवरी प्लेस नहीं होगा, मैक्सिमम एट इक्वेटर नहीं होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम इक्वेटर के पास रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर से कितना ये दूर रहता है ना, इक्वेटर बल्ज होता है, ये पास रहता है, ठीक। अगला सवाल, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज देन द वेट ऑफ बॉडी एट द इक्वेटर विल डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल force is maximum at the velocity of rotation is minimum at the equator of earth to reduce the weight of body, ठीक, इसकी वजह से बॉडी का वेट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, इक्वेटर पे ऐसा होता है। अगला देख लेते हैं हम, अगला देख लेते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो ये किस चीज़ का ग्राफ है, द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी with time t in the case of particle falling freely under gravity,
अच्छा, फ्री फॉल का है, फॉलिंग फ्रीली का है, फ्रॉम द रेस्ट इज करेक्टली। तो इसमें क्या करना आप देख सकते हैं, ऑप्शन 1 इसको याद कर लीजिए। हालांकि आएगा नहीं, पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे, अब तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं आते हैं क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 25 देखते हैं हम। द अर्थ travels in its orbit at a speed of approximately 4,400 kilometer per hour. Why do we not fall? Why sorry, why do we not feel this high speed? अच्छा, इतनी स्पीड से वो ऑर्बिट में करती है, मूव करती है, पर हमें उसकी स्पीड क्यों नहीं फील होती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्योंकि हमारी जो रिलेटिव स्पीड होती है, आर रिलेटिव स्पीड विद द रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ अलॉन्ग विद द अर्थ ऑर्बिट इज जीरो होती है। रिलेटिव स्पीड उसके ऑर्बिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जीरो होती है। द अर्थ स्पिन एंड मूव थ्रू द स्पेस इन एन ऑब्जेक्ट थ्रू द सन। ठीक है, वी डोंट फील दिस मूवमेंट बिकॉज वी आर स्पिनिंग एंड मूविंग थ्रू स्पेस विद द अर्थ, साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें नहीं फील होता, उसके साथ साथ में मूव कर रहे होते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिएगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, गले में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपेयर, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स ही खत्म हो जाए, विच आर द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट सीक्वेंस? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बिकॉज द मास विल रिमेन्स। अच्छा, जी होगा ना, तो जब जी जीरो हो जाएगा तो जो कुछ भी उससे मल्टीप्लाई होगा वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन सेम, वही बताना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली ये। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग around the earth does not fall down. This is because of the attraction of earth to provide the necessary acceleration for its motion. जो अर्थ होती है वो सैटेलाइट्स को नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती रहती है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसी की वजह से। अगला सवाल देख लेते हैं हम। द सैटेलाइट इज kept moving in its orbit around the earth, it is due to the, बताइए, इजी क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अर्थ है, इन इसके ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, इनवर्ड क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स दैट काउंटरएक्ट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग आउट। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर जो कम हो जाए तो क्या करेंगे, सैटेलाइट स्केप कर जाएंगे अपनी ऑर्बिट से, कहीं भी चले जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। A geosynchronous satellite continuously active in its orbit due to centripetal force which is obtained by, किससे obtained होती है, the rocket engine that propel, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। The gravitational force on अर्थ के थ्रू जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी के थ्रू होता है। ठीक है, 30th क्वेश्चन। The known force of nature can be divided into 4 classes with gravity, electromagnetism, weak nuclear forces, strong nuclear forces. With reference to them, which one of the following statement is not correct? देखते हैं नॉट करेक्ट कौन सा है। ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ 4, यही गलत है, यही गलत है। वीक न्यूक्लियर फोर्स वगैरह ये सब भी हैं, ग्रेविटी चारों में से स्ट्रॉन्गर नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन द पार्टिकल, नॉट करेक्ट बोला है ना, ये हो जाएगा इसमें। पार्टिकल विद एन ऑब्जेक्ट विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉज रेडियो एक्टिविटी, ये भी ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन
एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ग्रेविटी, ये हमारा ए वाला गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स along the four fundamental force while the strong nuclear force hold the position, strong nuclear force strongest force है। if a person sitting in a lift, then when will he feels that his weight gets increase। जब लिफ्ट ऊपर को मूव करती है, बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, तो लगता है कि वेट हमारा बढ़ गया है, और जब लिफ्ट हमारी नीचे को मूव करती है तो वेट हमारा क्या लगता है, वेट हमारा क्या लगता है, कम लगता है, और जब फ्री फॉल होता है तो ज़ीरो हो जाता है उस कंडीशन में। ठीक है, ज़ीरो हो जाता है। ये चीज़ें याद रखना आप। ऑप्शन देख लेते हैं, व्हेन एलिवेटर गोज अपवर्ड एक्सपेडिशली, ठीक, वेट इंक्रीज तब हो जाएगा हमारा। अगला देख लेते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है। समटाइम्स ऐसा होता है समर में या विंटर में। समर में क्या होता है, समर में जो लेंथ होती है वो क्या एक्सपेंड कर जाता है ना मेटल। अगर जो आपके पास अच्छी क्वालिटी की पेंडुलम क्लॉक नहीं तो उसमें प्लास्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो समर में क्या होता है वो एक्सपेंड कर जाता है, और विंटर में क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो इसकी वजह से भी इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अगला सवाल, वाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लूज टाइम इन समर। अच्छा, टाइम क्यों लूज कर जाती हैं। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ अ यूनिट ऑसिलेशन। देखिए वही जो ऊपर एक्सप्लेन किया वही है, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, T इक्वल्स टू 2π/L/g। ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये, ठीक है। गिव लाइटनिंग अ कैंडल, lighting a candle in space does not produce a flame। अच्छा, the flame exists due to the pull of gravity। एक नासा की एक एक्सपेरिमेंट नासा ने किया था ग्रेविटेशनल फोर्स का आउटर स्पेस में, उसमें इन्होंने क्लियर कराया था कि इन केस ऑफ माइक्रो ग्रेविटी इन स्पेस वी आर एबल टू लाइट अप द फ्लेम बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल वैक्यूम। तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है उसको ओवर रूल करने के लिए, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करते हैं तो वो वापस आता है ना, ऐसे थ्रो करें, इस स्पीड से थ्रो करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करे, वो ब्रीच कर जाए और वो आउटर स्पेस में चला जाए, उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, सैटेलाइट्स, उसमें हमारी स्पेस वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। What will happen if an object is thrown into a space with the speed of 8 किलोमीटर। एस्केप वेलोसिटी से कम है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो it will return to earth। there is no atmosphere on moon because there is ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी होती है मून की क्या होती है, बहुत कम होती है। तो जो मून है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर, जो विंड्स होते हैं ना, एटमॉस्फेयर किसका बना होता है, मिक्सचर ऑफ विंड्स होते हैं ना, मिक्सचर ऑफ एयर होता है, कई टाइप के पार्टिकल्स होती हैं, अलग अलग तरीके की गैसेज होती हैं ना, तो ये सारी क्या कर जाती हैं, ये ग्रेविटी ज़्यादा नहीं है तो ये स्केप कर जाती हैं। सेम चीज़ अर्थ की ग्रेविटी इतनी है कि इनको होल्ड करके रखती है, ठीक है, वही होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन है कि Moon has no atmosphere because the value of acceleration due to gravity on the surface of Moon is small। Therefore, the value of escape velocity on the surface of Moon is small। ठीक, ग्रेविटी कम है तो escape velocity की वैल्यू भी कम होगी। The value of root mean of
square velocity of the molecule of a gas is much above the value of escape velocity of moon. That's why all the molecules of gases escaped and there is no atmosphere. आराम से escape कर जाते हैं क्योंकि उसकी ग्रेविटी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है. गिवन बाय लाइटनिंग. अच्छा, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस द साइज ऑफ कैंडल्स फ्लेम विल, क्या होगा? वेटलेसनेस की कंडीशन में कैंडल की फ्लेम क्या होगी? स्पाइरल हो जाएगी. ठीक है. माइक्रोग्रेविटी में अभी हमने देखा था ना, वैक्यूम में तो कैंडल जलेगी ही नहीं, माइक्रोग्रेविटी हल्की सी होगी तो स्पाइरल शेप में हो जाएगी. ये थोड़ा फैक्चुअल है, आप इसको याद रखिएगा. और अभी हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं. अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आपको किसी भी तरीके की अगर जो प्रॉब्लम आई है इस वीडियो में, मुझसे रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, कहीं पे मैंने गलत बताया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो. मैं उसको चेक करके वहीं पे फैक्ट करेक्ट कर दूंगा आपके. तब तक के लिए धन्यवाद. बाय. फिर मिलते हैं.